हेलो स्टूडेंट्स, आपको कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान इसमें पढ़ा रहा थे। आपका चैप्टर चल रहा है 6 और 6 चैप्टर में आपका चल रहा है वंशागत का आणविक आधार। इसमें मैंने आपको बताया था न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए आरएनए। डीएनए के बारे में आपको चर्चा किए थे कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, लेकिन आरएनए की भी भूमिका प्रमुख होती है क्योंकि वह डायरेक्ट प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेता है। डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से प्रोटीन का संश्लेषण होता है, वह अनुलेखन करता है। तो डीएनए और आरएनए में कौन सा आनुवांशिक पदार्थ उपयुक्त है, आपको बताया था कल। प्रयोग के द्वारा सिद्ध हुआ है कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ के लिए ज़्यादा उपयुक्त है अपेक्षाकृत आरएनए। यद्यपि सबसे पहले पृथ्वी पर अगर कोई आया आनुवांशिक पदार्थ के रूप में तो आरएनए आया, यानी यह सबसे आद्य कह सकते हैं कि यह आद्य आनुवांशिक पदार्थ है। सबसे पहले यह पृथ्वी पर आया। शुरू में जब जीवों का विकास समुद्र में हुआ तो सबसे पहले नग्न आरएनए का विकास हुआ, और वह नग्न आरएनए उसमें ये विशेषता थी कि अपने समान ये आरएनए क्या करता था कि अपने समान ये प्रतिकृति बना लेता था, यानी यह रिप्लिकेट करता था, यह डुप्लिकेट करता था। तो इस आरएनए में ऐसा गुण था कि वह आरएनए अपने समान प्रतिकृति बना लेता है, और प्रतिकृति जो बना लेता है वही आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला जो आद्य पदार्थ आरएनए था वह वास्तव में शुरू में आनुवांशिक पदार्थ, क्योंकि अपनी प्रकृति बना लेता था। धीरे धीरे क्योंकि इसके अंदर एक पदार्थ, इसमें एक विशेषता होती थी कि इसमें बिना एंजाइम के ही ये उत्प्रेरित होकर के अपने समान प्रकृति बना सकता है, जिसको राइबोजाइम कहते हैं। एक तरह से इस आरएनए में ही ऐसी व्यवस्था थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे रासायनिक परिवर्तन हुआ और इस आरएनए से डीएनए का विकास हुआ। आरएनए से डीएनए का विकास हुआ। चूँकि डीएनए आरएनए की अपेक्षा अधिक स्थिर होता है, इसलिए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में जीवों में डीएनए ज़्यादा प्रीफर किया गया, और वह डीएनए आज भी आनुवांशिक पदार्थ के रूप में आरएनए से उपयुक्त माना जाता है। उसमें स्थिरता क्यों होती है? ऐसा क्यों आरएनए की अपेक्षा अधिक स्थिर होता है और ये आरएनए अस्थिर होता है, ऐसा क्यों होता है? तो डीएनए में आप जानते हैं कि 2 सूत्र होते हैं, 2 सूत्र से बना होता है, जबकि आरएनए 1 सूत्र का बना होता है। ये और दूसरी चीज़, तो ये एक सूत्र का बना होता है, इसमें सूत्र 1 होते हैं, और दूसरी चीज़ क्या होता है कि ये पूरक क्षार इसमें नहीं होते हैं। इसमें पूरक क्षार कहिए या इसमें ये कहिए कि पूरक सूत्र नहीं होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सूत्र नहीं होते हैं। उसमें क्या होता है कि 2 सूत्र होते हैं, इस तरह से लिपटे होते हैं एक दूसरे से, तो इसमें इसका और इसका पूरक होते हैं। इस वजह से, इस कारण से उसमें स्थिरता होती है, जबकि आरएनए में केवल एक ही सूत्र होता है, इसलिए स्थिरता नहीं होती है। और इस स्थिरता होने के कारण आरएनए डीएनए ज़्यादा उपयुक्त हुआ आनुवांशिक पदार्थ के रूप में, और आरएनए कम हुआ आनुवांशिक पदार्थ के रूप में उपयुक्त नहीं रहा। तो यह आरएनए का इस तरह से विकास हुआ। अब आप आरएनए देखेंगे तो जीवों में पाया जाता है, वो 3 रूप में पाया जाता है। किस रूप में? 3 रूप में। एक होता है एमआरएनए, एक होता है आरआरएनए, और एक होता है टीआरएनए। एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए। इसका मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए, और इसका मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए। मैसेंजर का मतलब क्या होता है हिंदी में आप जानते हैं? मैसेंजर का मतलब होता है संदेशवाहक। इसका मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए। जो राइबोसोम में पाया जाता है उसको राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, और इसको कहते हैं ट्रांसफर स्थानांतरण आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए क्यों कहते हैं? ये सबसे बड़ा आरएनए होता है मैसेंजर आरएनए, और इसका निर्माण डीएनए से होता है, और यही एमआरएनए अनुलेखन करता है, तो प्रोटीन का निर्माण होता है। आप जानते हैं कि यह डीएनए जो होता है
यह mRNA का निर्माण करता है, mRNA मैसेंजर आरएनए का। यह इस क्रिया को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं इसको, ट्रांसक्रिप्शन। और इस mRNA से ये प्रोटीन बनता है, इस क्रिया को कहते हैं अनुलेखन या ट्रांसलेशन। अनुलेखन या इसको अनुवादन भी कहते हैं। तो संदेशवाहक आरएनए बड़ा होता है और डीएनए से बनता है, डायरेक्टली केंद्रक में बनता है। या कहाँ बनता है? तो केंद्रक में बनता है, इसका निर्माण केंद्रक में होता है। और केंद्रक में होता है तो यह mRNA बनाता है ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, और mRNA ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन का निर्माण करता है। दूसरा है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए जो होता है, यह राइबोसोम के निर्माण में भूमिका इसकी होती है, इसलिए इसको राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। यानी राइबोसोम में ये ज़्यादा पाया जाता है। ये 5 प्रकार के होते हैं, 5 rRNA, 5.8 rRNA, 16 rRNA, 18 rRNA, 23 rRNA। तो ये 5-6 प्रकार का ये राइबोसोमल आरएनए होते हैं और इनकी संख्या सबसे अधिक होती है। ये संख्या में सर्वाधिक होते हैं, संख्या अधिक होती है, प्रतिशत मात्रा इसकी अधिक होती है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, किसके निर्माण में भाग लेते हैं? राइबोसोम के निर्माण में भाग लेते हैं, इसलिए इसको राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। तीसरा है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, स्थानांतरण आरएनए। क्यों स्थानांतरण आरएनए कहते हैं? तो आप देखें सबसे पहले एक चीज कि ये सबसे छोटे आरएनए हैं, छोटे आरएनए हैं, यानी सबसे छोटा टीआरएनए होता है। कभी-कभी सवाल आता है कंपटीशन में कि सबसे छोटा आरएनए कौन है? टीआरएनए होता है। दूसरी चीज इसकी विशेषता ये है कि यह जो है ट्रांसफर का काम करता है। ट्रांसफर कब होता है? तो आपको बताएंगे, जब आगे प्रोटीन संश्लेषण पढ़ेंगे तो बताएंगे कि किस तरह से ये mRNA होता है, ये राइबोसोम होते हैं। और टीआरएनए, ये न्यूक्लिक एसिड जो कोशिका द्रव्य में पड़े होते हैं, टीआरएनए आता है और इस न्यूक्लिक एसिड को पकड़ के यहाँ लाता है। तो न्यूक्लिक एसिड को चूंकि कोशिका द्रव्य से ट्रांसफर करता है यह इस mRNA के ऊपर और राइबोसोम के ऊपर, इसलिए इसको कहते हैं हम टीआरएनए। तो ट्रांसफर करने के कारण, यानी यह जो न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल, इसका अम्ल का यह स्थानांतरण करता है और इसके कारण इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। अब ट्रांसफर आरएनए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक आरएनए है, जिसकी खोज एक मॉडल दिया इसके बारे में रॉबर्ट हॉली ने, जिसके लिए रॉबर्ट हॉली को नोबेल पुरस्कार मिला। क्या मिला? नोबेल पुरस्कार इसको प्राप्त हुआ। क्यों प्राप्त हुआ? इन्होंने, रॉबर्ट हॉली ने टीआरएनए का एक मॉडल दिया। इस मॉडल को क्या कहते हैं? लीफ क्लोवर मॉडल कहते हैं। इसको कहते हैं लीफ क्लोवर मॉडल। लीफ क्लोवर मॉडल क्या है मॉडल? आप छोटा सा इसका एक देखें संरचना, तो इसकी संरचना इस प्रकार से है लीफ क्लोवर मॉडल का। तो इसमें ये होता है, इसमें ये CCA होता है, ये 3 एंड है, ये 5 एंड है। यह ऐसा एक मॉडल दिया जिसको लीफ क्लोवर मॉडल कहते हैं। इसमें 3 लूप होते हैं, इसको कहते हैं लूप, जिसमें एक महत्वपूर्ण लूप होता है नीचे की तरफ, जिस लूप को कहते हैं एंटीकोडान लूप। एंटीकोडान लूप एक होता है ये राइबोसोमल बाइंडिंग लूप, ये राइबोसोमल बाइंडिंग लूप। और एक होता है इसको कहते हैं अमीनो एसिड सिंथेटेज बाइंडिंग लूप, या इसको कहते हैं अमीनो एसिड सिंथेटेज बाइंडिंग लूप, सिंथेटेज बाइंडिंग लूप। तो ये 3 लूप होते हैं और एक होता है, इसको लंप कहते हैं, लंप। तो ये टीआरएनए है। ये लीफ क्लोवर मॉडल जो रॉबर्ट हॉली ने दिया, वो मॉडल है जो बताता है कि 3 लूप इसमें होते हैं, एक राइबोसोमल बाइंडिंग लूप, एक एंटीकोडान लूप, एक अमीनो एसिड सिंथेटेज बाइंडिंग लूप, एक छोटा सा लंप होता है। यहाँ पर ये CCA एंड होता है 3 एंड पर, जो सिंगल स्ट्रैंड होता है, और उसके नीचे ये डबल स्ट्रैंड होता है। इसकी भूमिका क्या है? तो बताते हैं कि जो एंटीकोडान लूप है, ये जो होता है, जो अभी आपको हमने बताया
कि जब ये पॉलीराइबोसोम बनता है, ये mRNA है, ये राइबोसोम है, ये दोनों मिल करके पॉलीसोम बनाते हैं, ये पॉलीसोम बनाते हैं। तो करता क्या है, यह tRNA जो यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड होता है, इस न्यूक्लिक एसिड को लेकर के बाइंड करके यहाँ चला आता है। तो जो एंटी कोडॉन लूप है यही आकर के यहाँ पर जुड़ता है, ये एंटी कोडॉन लूप यहाँ पर जुड़ेगा। इस तरह से आप देखेंगे कि एंटी कोडॉन लूप जुड़ रहा है। और जो ये ये इंड है, ये सीसीए इंड ये अमीनो अम्ल को ये पकड़ता है और पकड़ करके इस mRNA के ऊपर जो कोडान होता है उस कोडान पर ले जाकर के जोड़ देता है। तो कोडान से जुड़ता कौन है, एंटी कोडान जुड़ता है। और अमीनो एसिड को यहाँ से कोशिका द्रव्य से स्थानांतरित कौन करता है, तो जो ये बाइंड होता है सीसीए एंड, ये आर्म होती है, भुजा होती है, वो पकड़ के लाके इसको यहाँ पर जोड़ देती है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आरएनए का प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका है। ये mRNA, rRNA और tRNA 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। आरएनए वायरस में जो सबसे पहले वायरस बने आर्कियोबैक्टीरिया कहते हैं, उनमें या बैक्टीरिया कहते हैं, बैक्टीरिया से पहले वायरस बने, उन वायरस में सबसे पहला जो अनुवांशिक पदार्थ था वो आरएनए बना। लेकिन अपने अस्थिरता के कारण ये डीएनए में परिवर्तित हुआ और डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, जबकि आरएनए सपोर्ट करता है प्रोटीन संश्लेषण बनाने में और कोशिका के निर्माण में यह भाग लेता है। तो इस प्रकार से यह आरएनए का क्या महत्व है और कितने प्रकार के होते हैं चर्चा हुई। आगे फिर देखेंगे अगला टॉपिक।